पहला है अव्ययी, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। पहले का बी। चलिए देखते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें चटकौ, तो आप देखते हैं कि जो चटकौ है, अगर पूछा जाए किस विभक्ति में है, तो आप आसानी से क्या कहोगे कि चटकौ में प्रथमा विभक्ति है। क्या है? प्रथमा विभक्ति है। और प्रथमा विभक्ति के साथ साथियों क्या है? द्विवचन है। क्या है? द्विवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि क्या कहते हैं? चटका, चटकौ, चटकौ, चटकाह, चटकाह। तो आप क्या कहोगे? इसमें क्या आए हैं? द्विवचन आए हैं। यानी जो चटका है वो कितने हैं? वह साथियों 2 हैं, जिसमें एक तो नर चटक है और दूसरे मादा चटक है। चटक किसको कहते हैं? चटक कहते हैं चिड़िया को। किसको कहते हैं? चिड़िया को। तो 2 चिड़िया है, एक नर चिड़िया है, दूसरा मादा चिड़िया है। तो साथियों अगर 2 चिड़ियाएं हैं तो हमारी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नर चिड़िया को क्या कहेंगे? चटका कहते हैं। मादा को क्या कहेंगे? साथियों चटका कहते हैं। क्या कहते हैं? चटका कहते हैं। तो राइट विकल्प हमारा क्या जाएगा? द्वंद्व समास चला जाएगा। क्या चला जाएगा? द्वंद्व समास चला जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर पूछा जाए द्वंद्व समास का कौन सा पद है, तो आप देख रहे हो 2 पद थे और एक ही पद शेष रह गया, तो हम क्या कहेंगे? एक से पद। क्या कहेंगे? एक से पद कहेंगे, या एक से क्या कहेंगे? एक से पद के नाम से जानते हैं। तो राइट विकल्प हमारा बी जाएगा। अगला प्रश्न कहता है उपगंगम में कौन सा समास है? भैया क्या कहता है? कहता है उपगंगम। क्या कहता है? उपगंगम। तो यहाँ पर क्या है? उप है। उप है क्या? उप साथियों उपसर्ग है। ठीक है। और दूसरा क्या है? गंगम है। क्या है? गंगम है। गंगम मतलब है गंगा, गंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप होता है, या हम कह सकते हैं इसका अर्थ होता है पास में। क्या होता है? पास में। तो सब साथियों जब हम इसका विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा? गंगा या समीपम हो जाएगा। क्या होगा? गंगा या समीपम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा समास है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि पहला पद हमारा उपसर्ग है। ठीक है। समास विग्रह भी आने चाहिए, समास विग्रह भी आने चाहिए। अगला प्रश्न कहता है घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा का अगर हम सूत्र की बात करें तो क्या होता है? कहता है शेषो, शेषो, शेषे घ्यो सखी। ध्यान से देखिएगा। कहता है से शेषे मतलब शेष। घा के बाद या है, तो या किस में हो जाएगा? ई में बदल जाएगा, और या के साथ आ है। यानी साथियों क्या हो जाएगा? शेष, शेष घी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सखी बचा है, असखी हो जाएगा। असखी का मतलब होगा सखी नहीं, सखी शब्द में नहीं, सखी शब्द में नहीं। याद रखिए साथियों, जो घी संज्ञा होती है वह इकारांत में होती है। किस में होती है? इकारांत में भी हो जाएगी और आपकी उकारांत में भी हो जाएगी। ठीक है, इन शब्दों में होती है। लेकिन याद रखिए सखी शब्द में नहीं होगी, सखी शब्द को छोड़कर, इसीलिए कहा गया से घ सखी। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? सखी शब्द में साथियों घी संज्ञा नहीं होगी। सखी शब्द में घी संज्ञा नहीं होगी। याद रखिएगा अधिकतर लोग क्या करते हैं? भानु को लगा देते हैं, तो यहाँ पर सखी में नहीं होगी। अगला प्रश्न कहता है टी संज्ञा होगी। जैसे ही प्रश्न कहा गया टी संज्ञा, क्या कहा गया? टी संज्ञा का पूछा गया, तो टी संज्ञा का सूत्र क्या है? कहता है अचो, अचो अंत्यादि टी।
क्या कहता है? अचो अंत्यादि टी। फटाफट बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? कहता है अच। अच मतलब अच कहते हैं स्वर को, और अंत्यादि अंतिम, अंत्यादि मतलब अंतिम, अंतिम मतलब अंत का, अंत का। कहता है अंत का जो स्वर होगा, अंत का जो स्वर होगा उसका साथियों क्या हो जाएगा? टी संज्ञा होगी। क्या होगी? टी संज्ञा होगी। अंतिम अच का या अंतिम स्वर का क्या हो जाता है साथियों? टी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर है अंतिम अच, अंतिम व्यंजन, अंतिम वर्ण, या साथियों ना और वा। तो क्या कहोगे? अचो अंत्यादि टी, यानी साथियों टी संज्ञा की क्या होती है? टी संज्ञा में क्या होगा? अंतिम अच हो जाएगा। अचो अंत्यादि टी क्या होगा? टी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, टी संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। किसकी बात कर रहा है? उपसर्ग संज्ञा की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? उपसर्ग संज्ञा की बात कर रहा है। पहला कह रहा है अनुपसर्ग, दूसरा कहता है उपसर्ग क्रिया योगा, या साथियों कहता है भुवादियो धावता या प्रादया। तो राइट हो जाएगा बी। क्या कहता है? कहता है प्रादया। पहले प्रादया लग जाता है। ठीक है, ये साथियों सिर्फ बताता है आगे वाले के लिए, और कहता है उपसर्गा क्रिया योगे। क्या कहता है? उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कहता है उपसर्ग के का क्रिया के साथ योग से साथियों क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा होती है। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वी विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो राइट विकल्प आपका बी जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है अपनयति शब्द में जुड़ा उपसर्ग। अगर यहाँ पर आ गया अपनयति, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ जुड़ा होता है? प्रारंभ में जुड़े होते हैं, और साथियों इसके बाद में क्या होता है? शब्द होता है। तो आप देखिए प्रारंभ में क्या है? अप है, तो इसमें अप क्या होगा? अप साथियों यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए धातु क्या होगी? नी धातु होगी। क्या होगी? नी धातु हो जाएगी, ये याद रखना। तो राइट विकल्प क्या जाएगा? अपनयत में अप उपसर्ग जाएगा। अगर उद होता, उदनयति होता तो उद होता, अनुनयत होता तो अनु होता, अनयति होता तो आ हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नफता का हिंदी रूप होगा। क्या कह रहा है? नफता। देखिए नफता किसे कहते हैं साथियों? नफता कहते हैं नाती को। किसको कहते हैं? नाती को कहते हैं। किसको कहते हैं? दौहित्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो देवता को कहते हैं। अब देखिए अंतर कितना होता है। नाती की अगर हम बात करें तो ये होता है पुत्र का बेटा। क्या होता है? पुत्र का बेटा। दौहित्र क्या होता है? पुत्री का बेटा। किसका? पुत्री का बेटा। तो ऑप्शन में साथियों राइट विकल्प आपका देवता ही होगा। दोनों अगर पढ़े हैं, अगर नाती भी पढ़ा है, देवता भी पढ़ा है, तो सबसे पहले आप टिक किसको लगाओगे? देवता को लगाओगे। ठीक है, अगर नाती लिखा है, देवता लिखा है, और भी कुछ लिखा है, तो सबसे पहले आप टिक किसको लगाओगे? देवता को लगाओगे। लेकिन अगर दोनों लिखा है तो राइट विकल्प आप किसको मार दोगे? सी को मार दोगे। किसको? सी को दोगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आप याद रखिएगा, फर्स्ट चॉइस आपकी देवता ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न कहता है श्यालपति, श्यालपति का अर्थ होगा। श्यालपति का अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें श्यालपति, किसका? श्यालपति यानी श्याल। अगर हम बात करें श्याली किसको कहा जाता है? श्याली कहा जाता है साली को। किसको? श्याली को। और साली का जो पति होता है वो क्या होता है साथियों? साड़ू होता है। क्या होता है? साड़ू होता है। तो राइट विकल्प जाएगा आपका सी। अगर श्याला की बात करें, साला की को क्या कहते हैं? श्याला कहते हैं। और अगर सरहज की बात करें, साला की जो पत्नी होती है वो सरहज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? श्याल पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याल पत्नी कहते हैं, या साथियों उसको
श्याला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यालजा कहते हैं या श्यालिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यालिनी कहते हैं। ठीक है, शालिनी कहते हैं, याद रखिए, शालिनी कहते हैं। ठीक है, अगर साली की बात करें तो उसको क्या कहेंगे? श्याली कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए और कंजूसी मत करिए भाई, जमकर लाइक करिए। इतने लोग देख रहे हैं, लाइक 100 लाइक है। क्यों? क्लास पसंद नहीं आती, क्वेश्चन पसंद नहीं आते, हम पसंद नहीं आते, क्या मैटर है जो आप लाइक नहीं करते हो? या भैया लाइक करने के पैसे कटते हैं? नहीं कटते तो कर दो भाई। लिखा है क्रोसम कुटिला नदी में, क्या कहता है? क्रोसम कुटिला नदी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कहता है नदी, क्रोसम मतलब होता है कोस भर। क्या कहता है? कोस भर। कैसी है? कुटिल है। कैसी है? कुटिल है। कुटिल को हम क्या कह सकते हैं? टेढ़ी है। अगर क्रोसम कुटिला आया है, क्या आया है? क्रोसम कुटिला का मतलब कोस भर कुटिल साथियों मार्गवाचक शब्द है ना, मार्गवाचक है, यानी मार्ग के विषय में बता रहे हैं। मार्ग कैसा है? कोस भर टेढ़ा है साथियों। क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति होगी, किसमें होगी? मार्गवाचक शब्द में होगी। तो यहाँ पर मार्गवाचक शब्द कौन है? क्रोसम दिया है। कोस भर मार्ग कैसा है? टेढ़ा है, यानी कोस भर नदी कैसी है? टेढ़ी है। राइट विकल्प आपका ए चला जाएगा। याद रखिए, क्रोसम कुटिला नदी, ये किसका सूत्र होगा? आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कहता है साधकतम करणम सूत्र विभक्ति है। साधकतम, क्या कहता है? साधकतम। करणम मतलब करण, करणम मतलब करण, जहां पर करण साधक का कार्य करे। क्या करे? साधक का कार्य करे। ऐसी किस विभक्ति में कहा गया है? तृतीय विभक्ति में कहा गया है, जिसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो जब साथियों कोई साधक का कार्य करने लगे तो वहां पर क्या हो बन जाता है? करण बन जाता है। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? बी जाएगा। तृतीय विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है पुरा इति पदस्य को अर्थे। पुरहा, पुरहा इति पदस्य, इस पद का को अर्थे क्या अर्थ होगा? तो देखिए, अगर बात करें चारों ओर, चारों ओर को क्या कहते हैं? परितः कहते हैं। अगर साथियों समीप की बात करें, समीप किसको कहते हैं? पास में कहते हैं। अगर साथियों पहले की बात करें, इसको पुरा कहते हैं। अगर साथियों निवास की बात करें तो ये किसको? निवसति कहते हैं। तो राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। समीप को हम निकषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकषा भी कहते हैं। निकषा मतलब निकट में, इसी को हम समया भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है धिक अव्यय किसका बोधक है? बच्चा आपको कोई कहे धिक कहे, हट कहे, धुर कहे या चल कहे, भक कहे, छी छी कहे, भक कहे, छी छी कहे, तो ये जो सारे शब्द हैं ये कैसे हैं? धिक्कार सूचक हैं। कैसे हैं? धिक्कार सूचक है। हम ये कह सकते हैं ये घृणा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? घृणा का बोध कराते हैं। और वे शब्द जो धिक्कार को प्रकट करते हैं, जो घृणा को प्रकट करते हैं, वह साथियों क्या कहलाते हैं? मनोविकार सूचक शब्द में आते हैं, या उन्हीं को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इनमें साथियों क्या होता है? विस्मय चिन्ह लगा होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये किसको प्रकट करते हैं? मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मनोभाव या मनोविकार सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चतुस्त्रिंशत्। क्या कहता है? देखिएगा, चतुस्त्रिंशत्। अब देखिए चतुष लिखा ना, चतुष, तो चतुष का मतलब क्या हुआ? चतु हुआ, यानी चतुर हुआ। चतुर का अर्थ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ दूसरा क्या कहता है?
त्रिशत कहता है, त्रिशत का अर्थ क्या होगा, 30 होगा। तो 30 और 4 क्या होता है, 34 होता है। राइट विकल्प आपका क्या जाना है, डी जाना है। क्या जाना है, डी जाना है। और अगर 43 की बात करें तो क्या होगा, 3 + 4 होगा, 40 होगा। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिचत्वारिंशत कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिचत्वारिंशत कहेंगे। ठीक है, त्रिचत्वारिंशत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नाविक का संधि विच्छेद करिए। जल्दी से करिए, नाविक का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ना प्लस आ, ना हो गया। बी की बात करें तो वा धन ई हो गया। कहा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कहा धन आहा हो जाएगा। ठीक है, कहा धन आहा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, आव आता है। याद करिए, ए का मेल किसी असमान स्वर से होगा, आय आएगा। ए का मेल किसी असमान स्वर से होगा, आय आएगा। ओ का मेल किसी असमान स्वर से होगा, अब आएगा। और साथियों अगर औ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो क्या आएगा, आव आएगा। तो आव कब आया, जब औ यानी औ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर में क्या आया है, ई आया है। तो क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ना में औ की मात्रा जुड़ जाएगी, नौ हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 9 धन इका हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट होगा। अगर कोई पूछे कौन सी संधि होगी तो आप क्या कहोगे, अयादि संधि होगी। अगर पूछा जाए सूत्र क्या होगा तो HO, HO, एवा या वह, ये साथियों सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तत्लिखित संधिम कुरु। तत्लिखित में कौन सी संधि है, संधि करिए। तत् प्लस लिखित। अब देखिए, तत् में आप क्या देख रहे हो, तत् में आप क्या देख रहे हो, ता है। मेल इसका किससे है, लिखित। मेल इसका किससे है साथियों, ता का मेल हो रहा है, किससे हो रहा है, ला से हो रहा है। तो साथियों जब ता का मेल ला से हो, जब ता का मेल ला से हो तो ता का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल ला। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। सबसे पहले ता हो जाएगा, ता का ली हो जाएगा, फिर लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल लिखित हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा विकल्प सही है, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ई की मात्रा लिखित कर दिया, यहाँ पर लिखत ही है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये मात्रा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये मात्रा आपकी नहीं होगी। ठीक है, पूछा जाए कौन सी संधि होगी तो क्या कहोगे, बी विकल्प हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि होगी तो आप क्या कहोगे, तोरली संधि होगी। सूत्र क्या हो जाएगा, लत हो जाएगा। लत संधि होगी, तू उल्टा बोल दिए हैं, ये कहां से आ गया। अगर संधि पूछी जाए कौन सी है, लत संधि है। अगर पूछा जाए सूत्र क्या है तो क्या कहोगे, तोरली हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, लत संधि का सूत्र है। सबसे पहले हसीचा, रोरी, तोरली, वासरी। अब देखिए तोरली क्या कहता है, ता का मेल ला से हो, ये साथियों तोरली है। रा का मेल रा से हो गया, रा का लोप हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रलोप संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। तोरली संधि क्या हो जाएगा आपका, ता दा में नहीं बदलेगा, ता दा में बदल सकता है, ता दा में बदल सकता है, लेकिन शर्त ये होती कि अगर ता के बाद ला आए, अगर ता के बाद ला दिया हो तो साथियों ता ला में ही बदलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा है, पातुम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। पातुम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे पातुम दिया है। क्या दिया है, पातुम दिया है। अब देखिए पातुम दिया, यहाँ पर क्या है, तुम है।
अर्थात साथियों कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, तुमुन। क्यों? क्योंकि अक्त्वा से तो त्वा जुड़ता है, सानच से तो मान जुड़ता है, तुमुन से तुम जुड़ता है, और साथियों सत्र से क्या जुड़ता है, अत, अन, अंति जुड़ता है। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो सत्र तो होगा नहीं, मान होगा नहीं, त्वा नहीं होगा, क्या विकल्प जाएगा आपका, सी जाएगा। पा से क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, प्लस तुमुन, पातुम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है लभ्या में प्रकृति और प्रत्यय है। क्या कहता है, लभ्या। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछे गए हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय साथियों पीछे लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। अब देखिए सभी में लब तो दिया है, सभी में लब दिया है साथियों, तो हम क्या करेंगे, लब को तो लिख लेंगे, लब लिख लेंगे, हलंत लगेगा, याद रखिएगा। सभी में क्या होगा, हलंत लगा होगा। ठीक है, अब जब लब को हमने अलग कर लिया, शेष क्या बचा, या बचा। क्या बचा, या बचा। अब या कैसे आया होगा, अगर अक्त्वा जोड़ोगे तो त्वा जुड़ेगा, सानच लगाओगे तो मान जुड़ेगा, लेप जुड़ा लगाओगे तो या पीछे जुड़ेगा, और आगे उपसर्ग जुड़ेगा। क्या लब के पहले आगे कोई उपसर्ग है, नहीं है, तो या नहीं रहेगा। अगर लब के बाद यत जुड़ा है तो पीछे या शेष रहेगा। अगर लब के पहले कोई उपसर्ग होता तो लेप हो जाता, लेकिन नहीं है, तो साथियों ऑप्शन क्या जाएगा, डी चला जाएगा, लब धन यत हो जाएगा। क्या होगा, लब धन यत हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। सी विकल्प नहीं होगा बच्चा, डी विकल्प राइट होगा, डी विकल्प राइट हो जाएगा। ये चीजें सही कर लो। आगे कहता है मया रामः दृश्यते। क्या कहता है, कह रहा है मया रामः दृश्यते। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ये जो है ये किसमें है, तृतीया में है। रामा कैसी है, प्रथमा में है। यहाँ पर क्या लगा है, यते लगा है, अर्थात साथियों ये कर्मवाच्य होगा। ये क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अब हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है, अर्थात हमें इसको किसमें बदलना है, कर्ता वाच्य में बदलना है। तो कर्ता वाच्य में बदलने के लिए इसको प्रथमा में लाना होगा, इसको कर्म को द्वितीया में ले जाना होगा। ये कर्म है और ये कर्ता है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यते को हटाना पड़ेगा। इतने काम करने पड़ेंगे, यते को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या हुआ, मया का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, क्योंकि अहम आवाम वयाम माम आवाम अस्मान मया अभ्याम अस्माभि। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, अहम हो गया। अब हम देख रहे हैं ये तो नहीं होगा। ठीक है, 3 सही है। राम प्रथमा में है, हमें द्वितीय एक वचन में बदलना पड़ेगा। रामा रामो रामा रामम, क्या हो जाएगा, रामम हो जाएगा, अर्थात साथियों ये कट गया, अब ये 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साथियों दृश्यते नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, पश्यामी हो जाएगा। क्या होगा, पश्यामी होगा, पश्य होता है। तो साथियों राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, अहम रामम पश्यामी। ठीक है, अहम रामम पश्यामी, करेक्ट। चलिए बहुत से साथियों का डी वालों सही कर लो, गलतियां ना करो। आगे क्या कहता है, कहता है नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया है। साथियों वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, फटाफट वेदों का नाम बताओ। तो आप क्या कहोगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो हमारा नाट्य वेद है, जो हमारा नाट्य वेद है, ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद सभी वेदों का आधार है। ऋग्वेद अन्य सभी का आधार है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा, ऋग्वेद तो होगा ही नहीं। क्या जाएगा आपका आंसर, सी जाएगा। तो साथियों नाट्य वेद किसको कहा गया है, नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया, पंचम वेद कहा गया। क्या कहा गया, पंचम वेद कहा गया। इसको साथियों नाट्य वेद भी कहा जाता है, इसको नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। पूछा जाए किसने लिखा है, तो साथियों भरत मुनि ने लिखा है।
इसमें किसका वर्णन है? नाटक का वर्णन है। और साथियों इसमें रसों का भी वर्णन है। किसका? रसों का भी वर्णन है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो 8 रस है। यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाना है? सी चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व इतिहास में यानी विश्व में जितने भी इतिहास ग्रंथ है उसमें सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो याद रखिए साथियों, रामायण महाकाव्य तो है, रामायण महाकाव्य है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? इसको साथियों आदि काव्य कहा जाता है। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। पूछा जाए कितने कांड है? तो 7 कांड है। ठीक है, दूसरा अगर पूछा जाए महाभारत, तो साथियों महाभारत क्या है? महाकाव्य है। और साथियों सबसे पुराना महाकाव्य है, सबसे पुराना सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो आदि काव्य है वह साथियों पहला महाकाव्य इसी को माना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य है अगर पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा 18 पर्व है, 18 पर्व है। तो राइट विकल्प क्या जाएगा आपका? बी विकल्प साथियों राइट चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न कहता है नलोपाख्यान संबंधित है। अब देखिए साथियों, जो नलोपाख्यान है वो वन पर्व से तो लिया गया है। किससे लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है, लेकिन इसका नलोपाख्यान है। इसका आधार क्या है? नलोपाख्यान है, जिसमें साथियों नल और दमयंती के प्रणय प्रसंग दिए हैं, प्रणय प्रसंग दिए हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? राइट विकल्प चला जाएगा आपका ए, नल चंपू हो जाएगा। क्या होगा? नल चंपू हो जाएगा, नल चंपू हो जाएगा। क्लियर? तुक्का लगाने वालों चीजें गलत मत करिए। अब यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट रूप से लिखा है भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। जैसे ही बात करी गई भूतकाल की, हमें क्या याद आया? लंग लकार याद आ गया। अगर साथियों बात करें वर्तमान की, किसकी? वर्तमान की बात करें तो लट लकार हो जाता है। क्या होता है? लट लकार हो जाता है। अगर साथियों भविष्य की बात करें, किसकी? भविष्य काल की बात करें तो क्या हो जाता है? लिट लकार हो जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है भूतकाल का, तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? लंग लकार चला जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है गच्छेयु रूप का लकार है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, अगर आपका क्या था, ये तो वैसे भी ये गलत पड़े हुए हैं, ऑप्शन ही गलत है। लोट और बिजलिंग में आपको चलना है। लोट में याद रखना क्या चलता है? गच्छतु चलता है। क्या चलता है? गच्छतु चलता है। और बिजलिंग में क्या चलेगा? गच्छेत चलेगा। याद करिए इसके रूप क्या कहते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेगा गच्छेत, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेयु। ठीक है, गच्छे यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा? गच्छे हो जाएगा। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या है? गच्छे हो जाएगा। ठीक है, गच्छे हो जाएगा। गच्छे, गच्छेतम, गच्छेतम। यहाँ पर देखिए तम है, यहाँ पर गच्छेतम हो जाएगा। गच्छे, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेत। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा अंतर है। पहले वाले में हलंत होगा, यहाँ पर हलंत नहीं होगा। ठीक है, लास्ट का क्या है? गच्छेयम, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, गच्छेम। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। फिर से देख लीजिए, अगर विधिलिंग लकार का को पूछा जाता है तो क्या कहोगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत,
गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। पूछा क्या गया है? गच्छेयु पूछा गया है। तो अब क्या कहोगे? आप कहोगे विधिलिंग तो होगा ही। क्या कहोगे? विधिलिंग तो होगा ही। साथियों प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है तीन संख्या का पुल्लिंग शब्द है। तीन संख्या का पुल्लिंग शब्द। देखिए जो त्रि का अर्थ क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन, और साथियों रूप इसी के चलते हैं। रूप इसी के चलते हैं। अब लिखा है त्रया। क्या लिखा है? त्रया लिखा है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है साथियों? त्रया लिखा है। त्रया किसमें होगा? पुल्लिंग में होगा। यहाँ पर तो लिखा है त्रीणी, ना लगा हुआ है, ना और माँ। अक्सर साथियों किसमें आते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। तीसरा क्या होगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। राइट विकल्प पूछा, पुल्लिंग गया है, क्या होगा? शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। शी विकल्प राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी विकल्प इसका राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है वर्ण का अर्थ होता है। देखिए वर्ण साथियों कैसे होते हैं? वर्ण सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले आपको किसको सीखना होगा? वर्ण को सीखना होगा। तो वर्ण की सबसे छोटी, वर्ण क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। साथियों अगर आप वर्ण और वर्ण को मिलाओगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। वर्ण और वर्ण को मिलाओगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और अगर आप शब्द और शब्द को मिलाओगे, क्या मिलाओगे? शब्द और शब्द को मिलाओगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। ठीक है। यहाँ पर याद रखना जब हम शब्द की बात करें, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो जो शब्द होता है साथियों वो क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि वह वाक्य तो नहीं होगा साथियों, शब्द भी नहीं होगा और पद भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर हो जाएगा। याद रखिए इन्हीं वर्णों को हम ध्वनि भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। इन्हीं वर्णों को क्या कहेंगे? ध्वनि के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ही आया स्पर्श वर्ण, क्या आया? स्पर्श वर्ण आया। याद रखिएगा स्पर्श वर्ण में साथियों का से लेकर, कहां से? का से लेकर मां तक वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए वर्ग कितने होते हैं तो कहोगे 5। कौन सा? का वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा और साथियों पा वर्ग हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए वर्ग कितने होते हैं तो हम कहेंगे 5। कितने होते हैं? 5। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। देखिएगा अगर का वर्ग की बात करते हैं तो का खा, गा घा, इंगिया हो जाएगा। इसमें चा छा, जा झा, वहां हो जाएगा। इसमें ठा ठा, डा ढा, अड़ा हो जाएगा। इसमें साथियों था था, दा धा, ना हो जाएगा। इसमें पा फा, बा भा, माँ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक वर्ग में कितने हैं? 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं और 5 ही वर्ण हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण को ही क्या कहते हैं? स्पृष्टम कहते हैं। इन्हीं को साथियों उदित वर्ण कहते हैं। इन्हीं को साथियों कहते हैं कादियो माँ वसाना। क्या कहते हैं? कादियो माँ वसाना कहा जाता है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? का से वहां तक, का से डा तक, का से माँ तक, का से ज्ञा तक। तो सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। क्या हो जाएगा? का से माँ तक हो जाएगा। क्या होगा? का से माँ तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इक प्रत्याहार में वर्ण है। अब आपको यही नहीं पता, इक प्रत्याहार ही नहीं पता
तो आप कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा ऐ उड़, ठीक है, इसकी इति संज्ञा हो जाएगी, अंतिम वर्ण की इति संज्ञा हो जाती है। दूसरा क्या है, री रक, क्या होता है, री रक। तो इसमें साथियों जो यहाँ पर का होता है उसकी भी क्या हो जाएगी, इति संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी क्या होगी, इति संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पूछा क्या गया है, इक प्रत्याहार को पूछ रहा है, आ नहीं पूछ रहा है, इक पूछ रहा है। तो कितने वर्ण है, ई है, उ है, री है और ला है। तो साथियों कितने हो गए, यहाँ पर 4 वर्ण हो गए। राइट विकल्प आपका क्या जाना है, पहला चला जाएगा, क्या जाएगा, पहला चला जाएगा। क्लियर, पहला विकल्प साथियों राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि ये जो दोनों वर्ण हैं वह साथियों किसको इंडिकेट करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, तो साथियों ये ह्रस्व स्वर को प्रदर्शित करते हैं। ह्रस्व स्वर को प्रदर्शित करते हैं, 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फटाफट आंसर करिए। अगला प्रश्न कहता है चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे ही पूछा गया उच्चारण स्थान, क्या पूछा गया, उच्चारण स्थान पूछा गया, हमें क्या याद आया, पू, चू, टू, तू, पू, याद आया ना। स्वर में क्या याद आया, आ, ई, री, ला, उ। इसी तरह से इनको सेट करिएगा। इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, या, रा, ला, वा। यहाँ पर साथियों हा लिख दिया, शा, खा, सा, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर लिख दिया के, टी, एम, डी, ओ। अकुहा विसर्जनीय कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतुर खाणाम मूर्धा, लतुल सानाम दंता, उपधमानी ओष्ठा। चा वर्ग का पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, टीफार तालु हो जाएगा। सी विकल्प साथियों राइट रहेगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, ठीक है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है मध्यम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द हैं। क्या कहता है, मध्यम पुरुष के विषय में कह रहा है, कहता है मध्यम पुरुष से संबंधित, क्या कहता है, मध्यम पुरुष से संबंधित। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमने आपको प्रथम पुरुष बताया, यहाँ पे मध्यम पुरुष बताया और यहाँ पर उत्तम पुरुष बताया। यहाँ पर एक वचन हो जाएगा, यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। क्या कहता है, सा, तौ, ते। सा का अर्थ क्या होता है, वह होता है, सा मतलब वह, तौ मतलब वह, दोनों, यहाँ पर ते मतलब वह सब। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम को क्या कहते हैं, त्वम को कहते हैं तुम, तुम को कहेंगे त्वम, तुम दोनों को कहेंगे युवाम और तुम सब को क्या कहेंगे, यूयम कहेंगे, ठीक है। अहम किसको कहते हैं, अहम कहते हैं मैं को। अहम किसको कहते हैं, अहम का अर्थ क्या होता है, मैं होता है, अहम का मतलब मैं। फिर इसके बाद साथियों क्या कहते हैं, आवाम। आवाम का मतलब होता है मैं दोनों, और साथियों फिर होता है वयम। वयम का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं सब हो जाएगा या हम सब हो जाएगा। तो पूछ रहे मध्यम पुरुष से संबंधित कौन है, त्वम, युवाम, यूयम है। वयम नहीं होगा क्योंकि वयम किससे संबंधित है, उत्तम पुरुष से संबंधित है। युवाम हो जाएगा, युवाम साथियों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है, ठीक है। ता की बात करें तो ये साथियों प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये भी नहीं होगा। तस्मिन में रूप सा की तरह चलते हैं, सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेष, तो उसी में आता है तस्मिन। सा के जवाब रूप पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, सभी को बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज में हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए। याद रखिएगा 2 बजे का जो आज समय होगा वह साथियों आपको पता होगा सामान्य अध्ययन की क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो लोग भाई वीडियो को लाइक वाइक नहीं करें, लाइक वाइक कर दिया करो।